हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। नए साल में आप लोगों को शुभकामनाएं तो देने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि आप बाउंड्री पे फेल हुए हो। बोलना ही पड़ेगा, आप मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हार्ड होने वाला है। बट या तो लाइफ में हार्ड वीडियोस देख के सीख जाओ, या लाइफ में ठोकरे खा के सीख जाओ, मर्जी आपकी है। तो पहली रिक्वायरमेंट, प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखना। अगर आप सीरियस हो जून 2024 या दिसंबर 2024 सीएसआर नेट के लिए। मैं इतना फंबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बच्चों ने ऐसी मिस्टेक्स करी है कि भैया 80 नंबर, 90 नंबर, 70 नंबर ला रहे हैं। वो उनका पोटेंशियल 120, 130, 140 तक लाने का था, एंड ऑलमोस्ट 50% से वो गिरे हैं। तो उसी के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे आज कि अगर आप एक फ्रेश एस्पायरेंट हो, बिगनर हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक सीजनड एस्पायरेंट हो, आप एक दो बार एग्जाम दे चुके हो नेट का, तो आपको क्या करना चाहिए। और पेपर पैटर्न क्या सच में बदला, और अगर बदला तो कितना बदला, और आपको कितनी तैयारी बदलने की जरूरत है अगर पेपर पैटर्न सच में बदला है तो प्लीज बहुत ध्यान से, प्लीज इस वीडियो के नोट्स बना लेना दादा। 6 महीने बाद जब तुम एग्जाम लिखोगे तो ये वीडियो तुम्हारे सामने वापस घूमेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ये सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे ब्लफ नहीं है, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने जो 4 जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किए हैं, और एक डीबीटी जेआरएफ जिसको मैं ऐसा काउंट नहीं करता हूँ क्योंकि नेट के स्पेसिफिक वीडियो है ये। तो ये 4 जेआरएफ मैंने कैसे क्वालिफाई किया, मतलब कुछ सोचो यार, मैं 4 बार एग्जाम निकाल रहा हूँ और तुम यार मतलब 70 नंबर, 60 नंबर ऐसे लेके आ रहे हो। क्या डिफरेंस आ रहा है यार। उसी डिफरेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बट बहुत ध्यान से सुनना, नोट्स जरूर बनाना और सोचना जरूर, विचार करना जो बोल रहा हूं उस पर। चलो बात करते हैं, आ जाओ। तो सर, दिस इज पेपर एनालिसिस वीडियो, एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि यूट्यूब पे सबसे छोटा पेपर एनालिसिस वीडियो होगा ये। आज अपन बात करने वाले हैं कि क्या अपने को लर्न करना है भैया। अगर आप पेपर एनालिसिस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, अरे ये सही है, ये गलत है, ये आंसर की, वो आंसर की, फलाना दिमाग है, इस पे आंसर करो, ये केस करो। ये सब कुछ नहीं होगा इसमें, ये सब बकवास है। सो कॉल्ड यूट्यूबर्स अपने आप को एजुकेटर बोल के ये सब कर रहे हैं। मैं ना तो यूट्यूबर हूँ, मैं प्रॉपर एजुकेटर हूँ। एजुकेटर भी नहीं बोलूंगा मैं ना टीचर हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जिसको सच में फर्क पड़ता है तुम्हारे सिलेक्शन होने या नहीं होने से। सिंपल बात इतनी सी है। ठीक है, चलो आते हैं, बात करते हैं। तो आपको अगर जून 2024 का एग्जाम लिखना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा उसको तैयार, यार दिसंबर 2024 तो साल भर, दिसंबर 2024 हो गया, 6 महीने का ये हो गया। इसी में तुमको एक हिंट मिल जाएगी स्ट्रेटेजी की। ऑल्दो मैं कुछ दिनों में इस पे वीडियो बनाऊंगा 6 महीने को कैसे तैयार करना है और साल भर के लिए कैसे तैयार करना है। पहले समझ लो भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा रहा है, क्योंकि मैंने कल और परसों 2 दिन बहुत ढंग से पेपर को एनालाइज किया, एंड बिलीव मी मैंने जो शॉर्ट बनाया था कट ऑफ का वो गलत है। जो डिटॉक्स पे मैंने डाला था वो गलत है। पेपर टफ था इस बार, बी सेक्शन अच्छा था, मतलब मैंने खुद कल पेपर सॉल्व किया तो 37 क्वेश्चंस में सॉल्व कर पाया। शिफ्ट 2 के बी के सॉल्व की बात कर रहा हूँ, और शिफ्ट 1 में 32 के आसपास में सॉल्व कर पाया था। 18 क्वेश्चन मुझसे भी नहीं बने थे, मतलब, लेकिन 32 में मैं शॉर्ट शॉर्ट था, बाकी हाँ मैं एलिमिनेशन वगैरह करके लगा सकता था। सी यूजुअली जैसा रहता है हर बार वैसा ही था। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो अगर आप जेआरएफ की बात कर रहे हो तो भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपको इन इन मार्क्स पे जाना पड़ेगा। 92 के आसपास, अगर आप 92 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, 105 के आसपास की रेंज है आपकी, मतलब 92 से प्लस पे हो आप, तो आपके पास में चांसेस है जेआरएफ के। यहाँ 85 प्लस पे हो तो ईडब्ल्यूएस की केस बन सकती है, 82 प्लस पे हो तो ओबीसी, 75 प्लस पे हो तो एसटी एससी में थोड़ा बहुत और ऊपर वेरी कर जाएगा। लेक्चरशिप की बात करें तो अगेन क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था, तो 85 के प्लस अगर आपका स्कोर है तो लेक्चरशिप के आपके चांसेस है अनरिजर्व में, और 80 के आसपास आपका चांसेस है ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में ये 77 मार्क्स के आसपास जाएगा, और 65 के आसपास एलएस मिल सकता है, एसटी अगर आपकी कैटेगरी बिलोंग करती है तो इतना कम कट ऑफ क्यों जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ब्लंडर करके आए हैं। ठीक है, और मैं 10-5 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50-60-100 बच्चों की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और वो 50-60-100 बच्चे सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। लाख लोगों ने इसमें एग्जाम भरा होगा, और 1 लाख लोगों में सीरियस जो होंगे वो 5,000 ही होंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 5,000 भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने। उसमें से भी 100 बच्चे जो बहुत ज्यादा सीरियस थे अपने प्रिपरेशन को लेके, उन्होंने ये ब्लंडर्स किए हैं, तो इस वजह से कट ऑफ गिरना है ही है, देख लेना। चलो, क्या क्या गलतियां क्या हुई यार। सम हार्ड क्वेश्चंस, आपको अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करने से पहले कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछना पड़ेंगे आपसे खुद से, कि क्या गलतियां करी मैंने, क्यों मैं बाउंड्री पे फेल हो गया हूँ। कट ऑफ जा रहा है 77, मेरे आ रहे 75, क्यों हो रहा है ऐसा, ये 2 नंबर कहां मिस्टेक हो रही है। सुनो अब ध्यान से, 3 कारण हो सकते हैं जिससे आप फेल हुए हो, चौथा कोई कारण नहीं है। पहला, या तो आपने कॉन्सेप्ट्स को ढंग से रिवाइज नहीं किया। अब आपने कॉन्सेप्ट्स को तो बहुत ढंग से रिवाइज किया, लेकिन साला प्रैक्टिस ही नहीं करी।
प्रैक्टिस ही नहीं करी यार, पढ़ तो खूब लिया लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करी। और प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आपका कॉम्प्रिहेंशन वहां पे आपको धोखा दे गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मस्ट पूछ रहा है या ओनली पूछ रहा है या एक्सेप्ट पूछ रहा है या नीदर पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है या एक्सेप्ट पूछ रहा है, क्या पूछ क्या रहा है वो, एक्सेप्ट वन ऑफ द अबाउ, क्या बोल दिया इसने, कहना क्या चाह रहा है, ऊपर इनकरेक्ट पूछ के नीचे नॉट डाल दे रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है आपको सवाल, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन पूरा खत्म। देखो एक चीज समझो, जब आप 3 घंटे के पेपर लिखने के लिए बैठते हो तो आप मिनिमम 4 से 5 हजार शब्द पढ़ते हो वहां पे एक बार में। अगर आपकी 4 से 5 हजार शब्द पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है तो समझना तो बहुत दूर हो गया सर, बात समझ में आ रही है। इसीलिए पढ़ो, और पढ़ो तो साइंटिफिकली पढ़ो चीजों को, तो जाके कुछ होगा। आगे बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है, खैर। बट ये 3 कारण हो सकते हैं जिससे आप फेल हुए हो, या तो रिवीजन में कमी थी या प्रैक्टिस में कमी थी, और उस कारण से इन दोनों की ही वजह से कॉम्प्रिहेंशन बिगड़ गया। फिर आपने कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करी थी, सच सच बताओ, हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव प्रिपेयर्ड, या फिर वो बकेती लेके चले गए तुम यूट्यूब पे जो चलती है 4 यूनिट तैयार करके चले जाओ, मोल बायो सेल बायो इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या ज्ञान आ जाता है, गलती से किसी का एग्जाम निकल जाता है, वो पता फूकट ही बताने लग जाता है कुछ भी, कि 4 यूनिट तैयार कर लो, मोल बायो सेल बायो बायोकेमिस्ट्री, और तुम्हारा हो जाएगा। मेरा तो आज तक नहीं हुआ है, और मैं प्रीटी मच श्योर हूँ कि किसी का भी नहीं होता है। बेवकूफ बनाते हैं वो आपको, और तुम बन जाते हो, और फिर उनके कोर्स भी खरीद लेते हो बेवकूफ बन के। 6,000 रुपए में कोर्स देंगे, 4 यूनिट पढ़ा देंगे, बाकी की 8 यूनिट कौन पढ़ाएगा, और बाकी की 8 क्या 9 यूनिट कौन पढ़ाएगा, कोई गारंटी नहीं है उसकी। इसीलिए ऐसे कोर्सेज से बचो और ऐसे एजुकेटर से बचो जो बकवास करते हैं। बकवास का ज्ञान मत लो, बकवास का ज्ञान नहीं होता वैसे, बकवास बकवास होती है। इसके अलावा क्या जो लेवल है, जो एग्जाम का लेवल है, जिस लेवल की इंटेलेक्ट, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, जिस लेवल की साइंटिफिक एप्टीट्यूड आपसे एग्जाम डिमांड करती है, क्या है आपके अंदर वो, जस्ट आस्क अबाउट इट यार। और नहीं है तो डेवलप करो। 6 महीने तुम देते हो अपना, साल भर तुम देते हो, एमएससी से लगे रहते हो, 3-3 4-4 5-5 साल तक एग्जाम लिखते रहते हो, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको नहीं बनना है उस लायक कि आपको वो जेआरएफ मिले, क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम यार, मत करो। अननेसेसरीली अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई करने से कोई मीनिंग नहीं निकलता, मेंटली सेटिस्फाई रह रहे हो बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए आप पहले सोचो कि क्या आप लेवल ऑफ एग्जाम को मैच कर रहे हो। उसके बाद क्या आपको सच में ये समझ में आता है कि नेचर क्या है, और क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए, क्यों दूसरा सामने वाला बंदा जो आपके साथ में बचे हुए 99,999 लोग हैं, अगर 1 लाख एस्पायरेंट्स है तो उनमें से क्यों सिलेक्ट ना किया जाए किसी को, क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए। क्या सच में आप नेचर ऑफ एग्जाम को उतना अच्छे समझते हो, आपको समझ में आता है कि आपको कैलकुलेटर दे दिया गया है पिछले अटेम्प्ट में, और इस अटेम्प्ट में भी कैलकुलेटर होगा, तो सेक्शन ए में मैथ्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कम आएंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आती है? अगर आती है तो आपको समझ में आता है नेचर ऑफ एग्जाम, और आपका सिलेक्शन गारंटीड है। इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगले में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नेचर ऑफ एग्जाम ही समझ में नहीं आ रहा है सर, आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, टू नॉट डू इट। ठीक है, चलो ये तो हो गए कुछ हार्ड क्वेश्चंस, प्लीज इसके बारे में सोचना, इसको नोट डाउन कर लो अभी वीडियो पॉज करके, और इसके बारे में सोचना, और फिर इसके आंसर्स लिखना बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन प्लीज, वरना लूप होल में फंसे रहोगे, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर करें क्या, क्या क्या सीख सकते हैं 2023 दिसंबर के पेपर से, व्हाट वी कैन लर्न। तो पहली चीज तो भाई साहब ये समझ लो कि सेक्शन ए में मैथ्स बहुत कम हो गया है। मैथ्स बहुत कम हो गया का मतलब ये नहीं कि मैथ्स से सवाल नहीं आए, मैथ्स बहुत कम हो गया का मतलब कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। स्क्वायर स्क्वायर और इस तरह के जो क्वेश्चन आया करते थे पहले, वो अब नहीं आता, उनको पता है यार। वो अगर वो आपसे ये पूछेंगे कि 2 to the power 40, 3 to the power 50, 5 to the power समथिंग समथिंग, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तुम फटाफट लगा दोगे, कैलकुलेटर लगा के निकाल लोगे। तो क्यों वो इस तरह के सवाल पूछेंगे। तो मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन आना बंद हो गए। मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं फिर, मैथ्स में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं भैया आपके कैसे, ज्योमेट्री बेस्ड, एरिया निकालने का क्वेश्चन आ गया था शेडेड रीजन का, और आ गया था क्या, सीरीज और सीक्वेंस डोमिनेंट हो गई, कि ये मार्क्स दे दिए, ये डिवीजन करो, बताओ कौन सा किससे डिविजिबल होगा, अगला वाला नंबर आएगा कि नहीं आएगा, प्राइम नंबर का बेसिक प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड मैथ्स आ रही है, कैलकुलेशन बेस्ड मैथ्स नहीं आ रही, ये चीज समझना पड़ेगी आपको। तो आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। और मैंने अपने पहले वीडियो में ही बोल दिया था एग्जाम के पहले ही कि डीआई बेस्ड होगा, और डीआई बेस्ड ही हुआ। संभव सीरीज में से मिनिमम 20 टॉपिक में से सवाल उठ के आया है, मिनिमम 20 टॉपिक में से। संभव सीरीज भी अगर तुम ढंग से करके जाते हैं, संभव सीरीज में मार्क्स कैसे आ रहे बच्चों के, अब बताना तो नहीं चाहिए। 40 में से 6, 40 में से 3, 40 में से 7 ये नंबर आ रहे हैं, और तुम सोच रहे हो कि जेआरएफ मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा।
फ्री टेस्ट है तो क्या कुछ भी लगा दोगे? सोचो यार थोड़ा, तुम्हारे लिए दे रहे हैं फ्री टेस्ट, अब फ्री टेस्ट का मतलब ये थोड़ी होता है इसीलिए फ्री में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वैल्यू ही नहीं करते। बट इसका मतलब नहीं है कि अपन नहीं करेंगे, अपन संभव वापस शुरू करेंगे कुछ दिन में। सेक्शन बी भाई साहब, रियल लिमिटिंग फैक्टर है ये, रियल लिमिटिंग फैक्टर। इकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है लेडिग लिमिटिंग फैक्टर का, है ना, या लिंडमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, अब जो लिंडमैन्स लॉ बोलते हैं वैसे उसको। उसमें अपन क्या बोलते हैं कि जो सबसे कम क्वांटिटी चीज होती है वो हमेशा लिमिट करती है, इकोलॉजी में है ये कॉन्सेप्ट। सेक्शन बी लिमिटिंग फैक्टर है सिलेक्शन का। तुम बात नहीं मानोगे, सबसे ज्यादा गलतियां सेक्शन बी में होती है। तुमको लगे अरे नहीं यार वो तो सिंपल होता है, फैक्ट आता है। भाई साहब एक बार पेपर सॉल्व करके देखना जरा, निकालो पेपर करके बताओ, उसमें से 20 सवाल निकाल के बता दो तुम मेरे को, 50 सवाल दे रहा हूं मैं तुमको, 20 शॉर्ट शॉर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ, नहीं होगा। मानो बात, नहीं होगा। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, 4 बार क्लियर किया एग्जाम और अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया है, ठीक है। AIR 50 के अंडर रही है 3 बार तो, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा समझो, ऐसे ही मजाक मस्ती वाली बात नहीं है, हलवा नहीं है नेट निकालने में। 35-35 साल के लोग भी नेट देने आते हैं, तो फिर समझ लो तुम के कोई ऐसी हल्की पतली एग्जाम नहीं है, टफेस्ट बायोलॉजिकल एंट्रेंस है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी तैयारी भी वैसे करनी पड़ेगी। ये इल्यूजनरी सेक्शन बोलता हूं मैं इसको। आपको लगता है कि आपने बहुत सारे सवाल बहुत सही कर दिए हैं, लेकिन जब आप आंसर की चेक करते हो तो आपको पता चलता है अरे यार यहाँ नॉट लिखा था, अरे यार यहाँ एक्सेप्ट लिखा था, अरे यार यहाँ इनकरेक्ट पूछा था, अरे यार यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया था कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। सारे आंसर तुमको आते होंगे बट फिर भी तुम गलत करके आओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस और कॉम्प्रिहेंशन की कमी है। और इसीलिए इसमें बोलता हूँ साला दिखता कुछ है और निकलता कुछ और है। और अगर नहीं तो कमेंट करके नीचे बता दो कि तुम्हारे साथ ये होता है कि नहीं होता है सेक्शन बी के अंदर। बी ऑनेस्ट, जब तक ऑनेस्ट नहीं रहोगे तब तक कभी भी सिलेक्शन के चांसेस नहीं है भैया। यू हैव टू ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आ रही बात समझ में? तो सेक्शन बी में करेंगे या फिर क्या करोगे सेक्शन बी के लिए? तो सेक्शन बी को तैयार करने के सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने फैक्ट्स पे काम करो, अपने फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग करो यार, चीजों जानो समझो, चीजों के बारे में उनको समझो, उनको जानो। और जब उनको जानोगे तो फिर अल्टीमेटली कैसे जानोगे, लेकिन सबसे पहली चीज तो आपको यूनिट्स स्पेसिफिकली तैयार करनी पड़ेगी। 13 यूनिट तैयार करने को कोई नहीं बोल रहा है, 13 यूनिट तैयार करने की जरूरत भी नहीं है। 10 यूनिट पिन पॉइंटेड 10 यूनिट पकड़ो और उन 10 यूनिट को अच्छी जगह से तैयार करो, डिटेल में। रेफरेंस बुक्स रीड करो, एग्जाम्पल के तौर पर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वॉइट यूज कर सकते हो, लेनिंजर यूज कर सकते हो, स्ट्रायर यूज कर सकते हो। आई नो कि अब तुम सोच रहे होगे अरे इतना बड़ा बड़ा कौन पढ़ता है, हम तो पाथफाइंडर पढ़ लेंगे हो जाएगा। किसे बोलना नहीं चाहिए, कंपाइलेशन से नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। आपको रेफरेंसेस ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बिल्ट नहीं होगा आपका, कनेक्टिविटी बिल्ट नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो रेफरेंस बुक्स पढ़ो, विकिपीडिया पे जाके पढ़ो यार चीजों के बारे में, विकिपीडिया पे इतना अच्छा लिखा हुआ है। आप नहीं बिलीव कर रहे हो, तुम कोई 3-4-5 क्वेश्चन उठाओ जो CSIR में पूछे गए हैं अभी दिसंबर में, उनके टॉपिक्स विकिपीडिया से पढ़ो, वहीं आंसर मिल जाएगा तुमको। करके देख लो ना, मेरी बात मत मानो, तुम समझ लो मैं बेवकूफ हूं कोई, मत मानो मेरी बात, जाके करके देख लो। अरे बात समझ में। दूसरी चीज, अगर तुमको लगता है कि हाँ थोड़ा सा बिलीव करते हो, तो डिटॉक्स बायोलॉजी की मॉड्यूल्स, इसको बहुत बहुत सोच समझ के तैयार किया गया है, और इसके साथ में इससे शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है कीवर्ड्स पे, तब जाके होगा। वरना तुम मॉड्यूल पढ़ लोगे, इतने बड़े बड़े मॉड्यूल है, 200 250 पेज के एक यूनिट पे, फिर तैयार कैसे करोगे? तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो ड्यूरिंग आवर क्लासेस में ये चीज भी ध्यान रखता हूँ कि भैया शॉर्ट नोट्स बनते रहें, ताकि बच्चा एंड मोमेंट पे रिवाइज कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि कोर कॉन्सेप्ट्स को सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स के साथ में कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा तुमको। कोर कॉन्सेप्ट्स को सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स के साथ में कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, कोर कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कोर कॉन्सेप्ट को आपको रामाचंद्रन प्लॉट के सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना आना चाहिए, और वो तभी कनेक्ट करना आएगा जब आप यहां रीडिंग करोगे, क्योंकि ये एक स्टोरी फॉर्म में कनेक्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपको कुछ फैक्ट्स तो क्रैम ही करना पड़ेंगे भैया, कुछ चीजें याद रखना पड़ेगी। संभव सीरीज में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स डाली थी, RNA पॉलीमरेज की, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, डायरेक्ट क्वेश्चन आया उससे उठ के, और आना भी है, अगली बार भी आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, अगली बार भी आएगा। कुछ टेबल्स ऐसी है जो आपको एस पता होना चाहिए। को फैक्टर्स, को एंजाइम, इन पे क्वेश्चन आया था। पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट का क्वेश्चन था कि भैया आपका रेसिमिक मिक्सचर का कन्वर्जन आइसोमरेज कैसे काम करेगा। पायरोवेट ये इसका पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, विटामिन B6। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट क्रैम करना पड़ेगी आपको। बी में कोई ऑप्शन नहीं है, देखो यार तुमको क्रैम तो करना ही पड़ेगी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। एंड प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ट्राई टू रीड मच मोर देन सम कंपाइलेशन बुक्स। सिर्फ कंपाइलेशन बुक्स पढ़ के चाह के कुछ नहीं होगा। अब ये लोग क्या करते हैं कंपाइलेशन वाले, ये है ना पेपर होने के बाद में अपनी किताब में कोई लाइन फंसा देते हैं और बोलते हैं कि देखो यहाँ से आया था ये। उस टाइम पे वो लाइन कभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने उसको लिखा ही वैसे नहीं है, उन्होंने उतनी मेहनत ही नहीं करी उसके ऊपर। तो इस चीज को समझो कि कंपाइलेशन बुक्स सिर्फ रिवीजन में काम आ सकती है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में, फैक्ट्स को बिल्ड करने में काम नहीं आ सकती। उसके लिए तो आपको मेहनत ही करना पड़ेगी, ठीक है। या तो डिटॉक्स के मॉड्यूल ले लो, रेफरेंस बुक्स पढ़ लो, रेफरेंस बुक्स तो फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उस पे जाओ, या विकिपीडिया पे अलग अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, यही एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं, सी के लिए क्या करें फिर। सी यूजुअली हर बार की तरह सेम पैटर्न पे ही रहा। आप आराम से 75 में से 25 क्वेश्चन निकाल सकते थे अगर आपने 8 यूनिट ढंग से करी है तो। 8 यूनिट अगर ढंग से करके जाओगे तो 3 सवाल तो आप निकाल सकते हो एक यूनिट पे, हंसते हंसते, बिल्कुल ऐसे हंसते हंसते, ठीक है। सो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि आपको 50 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो, अब 50 कॉन्सेप्ट्स में आपको आने वाली यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी में शेयर करूंगा। मैं एक एक यूनिट की अलग अलग स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, बायोकेमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, फिर सारी 13 की 13 यूनिट्स को कैसे तैयार करना है। मैंने अपने टाइम पे हमेशा 13 यूनिट्स तैयार करी है, बट सिलेक्शन के लिए उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मेरा टारगेट कुछ और था, इसलिए मैंने उनको तैयार किया। तो यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि कौन सी यूनिट में कौन से कॉन्सेप्ट है जो तुमको छोड़ना ही नहीं है, और जिससे सेक्शन सी के डायरेक्ट क्वेश्चंस निकलता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो उसका इन डेप्थ एनालिसिस, एग्जांपल दे दूं अभी एक दो, डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल में पढ़ के जाओ, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे हो तो मेथड्स की अगर आप बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन डिटेल में पढ़ के जाना है। संभव सीरीज में हमने कवर किया है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यार, इस चीज को समझो। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हम आपने तो टेली इस पे पढ़ाया था इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, और इस पे तो ये सवाल आ गया। रिलेवेंट क्वेश्चन आता है, थीम रिपीट होती है, समझ लो। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो सेक्शन सी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़े सवाल होते हैं। मतलब आपसे वो शुरू करता है, पढ़ते 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 आप नीचे आते हो, आपको ये भूल जाते हो पूछा क्या था और बताया क्या था। तो बड़े क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, सबसे पहले तो आपको बड़े साइंटिफिक आर्टिकल्स को पढ़ना सीखना पड़ेगा। कोई भी छोटा मोटा रिसर्च आर्टिकल से शुरू करो, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू करो पहले, आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा रिसर्च पेपर रोज थोड़ा 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 पढ़ना शुरू करो। या फिर अगेन वही बात आ जाती है कि स्टैंडर्ड बुक्स का रीडिंग करो, सिर्फ रीड करो उनको। उनसे ये मत सोचो कि रटना है, रटना नहीं है उनको, उनको रीड करना है, समझना है, रीडिंग करनी है। रीडिंग इज इन डिफरेंट थिंग, स्टडी करना है उनका, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगी आपको, कि एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज कैसे किया जाए। बट ये कैसे होगा, इसके लिए आपको अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को रीड करके उनको एनालाइज करना होगा। एग्जांपल देता हूं इसका भी, राव एंड जॉनसन एक्सपेरिमेंट सुना होगा तुमने, राव एंड जॉनसन एक्सपेरिमेंट। ये आपको बताता है कि सेल साइकिल जो है वो एक प्रॉपर पाथवे फॉलो करती है और चेंज नहीं करती है अपने पाथवे को। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर इस फेज में मैं अरेस्ट करता हूं तो कहां सेल साइकिल रुक जाएगी, इस फेज में मैं अरेस्ट करता हूं तो कहां होगा, इस फेज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फेज को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। और यही सवाल तो सीएसआर नेट में आते हैं सेक्शन सी में, कि वो आपको स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर देते, फिर पूछ लेते कि G2 का कितना लेवल होगा, G1 का कितनी सेल्स होंगी, फिर वो ग्राफ बना देंगे उसके ऊपर। ग्राफ निकालना ईजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके अलावा प्लीज 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 ट्राई टू फाइंड द कीवर्ड्स। इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, मस्ट पूछ रहा है, ओनली पूछ रहा है, नन ऑफ द अबव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। निगाहों को तेज करना सीखो भाई साहब, निगाहों को तेज करो, फट 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 पता करना चाहिए कि अच्छा ये कीवर्ड है, ये इसमें ये पूछा है, इसमें ये पूछा है, इसमें ये पूछा है, एबीसी मॉडल अरेंजमेंट दे रखा है, एलिमिनेशन लगाना आना चाहिए कि सी एलिमिनेट हो गया तो ये 1 2 3 गलत चले गए, चलो डी सही आंसर, हटाओ, खत्म। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, वरना तुम पढ़ के सी में ही 2 घंटे निकाल दोगे। अगर तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा एवरेज बच्चे वाली है तो, एवरेज बच्चे वाली बोला है मैंने, बिलो एवरेज की नहीं बोला, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं भैया हम तो बहुत कर लेंगे, कल आंसर की आ गई है, चेक कर लो, पता चल जाएगा तुमको कितना हो रहा है। अब ये वीडियो मैंने बहुत ब्रूटल रखा है, जानबूझ के ब्रूटल रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो यार मुझे सच में बुरा लगता है जब तुम लोगों का सिलेक्शन ऐसी जगह पे रुकता है जहां से बहुत इजीली सिलेक्शन हो सकता था। तो फाइनल एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर, है ना, अपना मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो, ऑल्दो मैं दिखता नहीं हूँ, बट ठीक है मेरी एज काफी है, तो बड़ा भाई मान सकते हो, और छोटा भाई मान लो, जो मन करे वो मान लो। ध्यान से सुनो अब मैं क्या कह रहा हूँ। पहली चीज तो अभी जिस सिचुएशन में तुम हो उससे प्लीज बाहर आओ और एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे ये गलतियां हुई हैं और इस वजह से मेरा ये फेलियर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया, समझ गए, लेकिन एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, ये चीजें मैंने गलत करी, मैंने इसको सुन के गलती कर ली, इसको सुन के गलती कर ली। तो प्लीज अपनी गलतियों को पहले तो एक चिट्ठे पे लिखो, चिट्ठा बनाओ अपना कि हाँ ये गलतियां हुई। उसके बाद में अगली चीज क्या करना है, रीस्टार्ट योर जर्नी बाय
ओनली वन मोटिव कि ये जो मिस्टेक्स मैंने ऊपर करी है इनको मुझे मिनिमाइज करना है। कैसे करना है वो अलग कहानी है, लेकिन मुझे उसको मिनिमाइज करना है। ज्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करना है, सेक्शन ए पे काम करना है, जो भी करना है वो सारी चीजें मिनिमाइजिंग द मिस्टेक्स में आ जाएगी। एंड प्लीज नेवर फील यू आर अलोन। कभी भी ये नहीं समझना है कि भाई साहब आप अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम नीचे कमेंट करके जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, लिखा है मैंने, डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट रिलेटेड टू प्रेपरेशन आपका अगर है, रिलेटेड टू लाइफ भी अगर आपका है और मुझसे समझता होगा तो मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा तुम्हारी। ठीक है, डू कमेंट इट। एंड लास्ट पॉइंट, अभी नई बैचेस शुरू हो चुकी हैं, 6-7 दिन के लेक्चर्स भी जा चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए, सीएसआर नेट के लिए और आईआईटी जैम 2025 के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो से मेरा मतलब अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो, तभी आप प्लीज कांटेक्ट करें और आई विल प्रीटी मच श्योर कि हम लोग बहुत शानदार सिलेक्शन निकालेंगे। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा ब्रूटल हो गया ये, बट प्लीज 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 डू नॉट प्ले विथ योर लाइफ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से चीजों को सोचो, जो गलतियां हुई है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, संभव सीरीज जल्दी शुरू करेंगे प्लांट हार्मोन से। और अपना ध्यान रखो। ठीक है।